अभी भी स्थिति नेक टू नेक है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत हाई है। कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि अब लोग परिवर्तन चाहते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो हिंदू धर्म की, सनातन की बहुत बात होने लगती है। एक और सवाल है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की बहुत घटनाएं हुई हैं। क्योंकि चुनाव सर पर है तो ये सवाल आपसे लेना जरूरी है। सागर में एक दलित को पकड़ के मारा गया, बहुत बेरहमी से उसको पीटा गया। इंदौर में पेड़ से बांधकर पीटा गया, वीडियो बड़ा वायरल हुआ। सागर में एक दलित महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया भी गया। इसके अलावा मैं आपके सामने एक डेटा रख रहा हूँ राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का। 2021 में दलित अपराध में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा अपराध करने वाला राज्य है। 2020 में भी मध्य प्रदेश ही था। 19 में राजस्थान फर्स्ट था, एमपी तब भी सेकंड था। इंडिया में 51,000 घटनाएं दर्ज हुई हैं दलितों पर अत्याचार की, जिसमें 7,000 से ज्यादा घटनाएं सिर्फ मध्य प्रदेश में हैं। बीजेपी की सरकार है, तीसरा चौथा टेन्योर है शिवराज सिंह चौहान जी का, सिर्फ 1 साल बीच में कमलनाथ जी रहे। लगातार भाजपा की सरकार बनी हुई है, फिर भी ये स्थिति है। आपका टेक? नहीं, देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा इसमें कोई विद्वान या ज्ञाता नहीं। मध्य प्रदेश अग्रणी है दलितों पर अत्याचार के मामले में, ये सवाल है मेरा। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking पोटेंशियल। एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। और मेरे साथ हैं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो कि प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी। तो डॉक्टर पासवान, आप एमपी लाइव न्यूज पर पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आप प्रोफेसर हैं पटना में, आप लॉ पढ़ाते हैं, भोपाल NLIU से आप पढ़े हैं। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ एकदम लॉ से और पॉलिटिकल स्पोक पर्सन बनने तक? नहीं, देखिए, जैसा कि आपने मेरे परिचय में कहा कि लॉ के विद्यार्थी होने के नाते एक कॉन्शियसनेस थी, एक मन में चेतना थी, और संविधान के प्रति हमारे यहाँ संविधान सर्वोपरि है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। और वास्तव में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो राजनीति आपको वो अवसर प्रदान करती है। पॉलिटिक्स ऑफर्स दैट लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग का सौभाग्य था कि हम लोग पटना विश्वविद्यालय में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ ABVP से हमने शुरुआत की थी यहीं भोपाल में। और भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि इतनी कम आयु में इतना बड़ा दायित्व, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में एक युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता होना, ये सौभाग्य के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैं प्रयास करता हूं कि उपयोग करूं, सीखूं और अपने पार्टी संगठन की बातों को जन जन तक पहुंचा पाऊं। अभी जो रिसेंट जो सर्वे हुए हैं, चूंकि ये इंटरव्यू मैं आपका भोपाल में कर रहा हूँ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने को है, यहाँ 17 तारीख को वोटिंग है। अभी जितने भी रिसेंट सर्वे हैं उसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी आ रही है, नेक टू नेक फाइट बता रहे हैं, कुछ उसको अपर एज भी दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता के हम आभारी हैं और आपके एमपी लाइव के माध्यम से हम अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। वी आर ग्रेटफुल। हम ग्रैटिट्यूड अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने लगातार पिछले 18 वर्ष के विधानसभा की यात्रा के साथ साथ 14 का लोकसभा, 19 का लोकसभा हमें भरपूर जनादेश और भरपूर आशीर्वाद अपना दिया है। इस बार भी हम आश्वस्त हैं, हम आशान्वित हैं कि पुनः हमारे काम के आधार पे, हमारे काम का, हमारे नेतृत्व का मूल्यांकन और उचित असेसमेंट करने के बाद मध्य प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देगी। और उसके पीछे ठोस कारण है, लॉजिक है, फैक्ट्स हैं। हम जब 2003-04 में आए थे तो मध्य प्रदेश के बजट का आकार मात्र 23,000 करोड़ हुआ करता था। आज वो 3.25 लाख करोड़ हो गया है। और जब बजट का आकार बढ़ता है तो उसी के साथ साथ जो एंसिलरी चीजें होती हैं, हेल्थ बजट, कृषि बजट, एजुकेशन बजट, उन सब में भी एक बढ़ोतरी आती है। और 2003-04 मध्य प्रदेश के आप रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश से मेरा करीब का रिश्ता रहा है। बीमारू की कैटेगरी में मध्य प्रदेश आता था। आज कम से कम देश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुद्धिजीवी यहाँ की सूचकांक देख करके नहीं कह सकता है कि मध्य प्रदेश अब बीमारू की कैटेगरी में है। आपने बोला कि आपको जो विगत लोकसभा चुनाव थे उसमें आशीर्वाद मिला, पर विधानसभा में आशीर्वाद नहीं मिला था। कांग्रेस की सरकार थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि दूसरी पार्टी में चले गए, वापस बीजेपी में आ गए, इसलिए सरकार बना पाए। अभी भी स्थिति नेक टू नेक है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत हाई है। कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि अब लोग परिवर्तन चाहते हैं। आपका क्या टेक है?
देखिए, दो पक्षों में मैं जवाब दूंगा। पहला, आपने कहा कि 2018 के संबंध में लोकतंत्र में, संविधान में ये प्रावधान है और जो भी हुआ उस चुनाव के परिणाम के बाद वो सब न्याय संगत था, संविधान संगत था। यदि न्याय संगत नहीं होता, संविधान संगत नहीं होता, तो फिर हम जुडिशियल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में सिसोदिया जी, हमें ये समझने की आवश्यकता होती है कि ग्लास सीलिंग नहीं रखना चाहिए कि आप सिर्फ यहीं तक इमर्ज कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी में ग्लास सीलिंग है। अगर आपका कोई विशेष सरनेम नहीं है, आप विशेष परिवार से नहीं आते हैं, आप विशेष परिवार के द्वारा ऑब्लाइज्ड नहीं है, देन यू कैन नॉट बिकम अ लीडर। भारतीय जनता पार्टी में अफसर है तो लोगों को आने की स्वतंत्रता है, वो आएंगे। जहां तक नेक टू नेक चुनाव की बात है, देखिए, लोकतंत्र में ये लोकतंत्र के सेहत को बताता है कि चुनावों में लड़ाई हो, चुनावों में नेक टू नेक की बात हो, और लोकतंत्र उत्सव होता है। सिसोदिया जी, में समझने की आवश्यकता है कि इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। करेक्ट। हम सब आते हैं, आपसे हम मिले, आपसे हमारी मुलाकात हुई, आपसे हमारा जीवन पर्यंत संबंध बना। यहाँ के हम लोगों ने इश्यूज देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, कनेक्टिविटी देखा। तो इस लोकतंत्र के उत्सव में किस प्रकार हम इस प्रोसेस को एंजॉय करें और अपनी अपनी पार्टी के लिए मेहनत करें। नेक टू नेक होना, आगे होना, पीछे होना, ये भविष्य के गर्भ में है, इसको भविष्य के गर्भ में छोड़ा जाए। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। वैसे भी चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, तो बहुत जल्द जनता फैसला करेगी। मेरा अगला सवाल आपसे ये कि जब भी चुनाव आने को होता है, हालांकि आप सामाजिक न्याय पे बहुत काम कर रहे हैं, दलित समाज के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं, मुझ पर 2-3 सवाल लेने वाला हूँ, बट एक सवाल और चुनाव से जुड़ा हुआ। जब भी चुनाव आते हैं तो हिंदू धर्म की, सनातन की बहुत बात होने लगती है। राम भद्राचार्य से आज मोदी जी चित्रकूट में मुलाकात कर चुके हैं, उनकी कांग्रेस के लीडरों से बयानबाजी भी सामने आ चुकी है। स्टालिन वहां से बयान देते रहते हैं, जिसको कई लोग बोलते हैं कि सनातन का अपमान है। प्रश्न यहां से ये भी उठता है कि स्टालिन का ये कहना था कि वर्ण व्यवस्था जो है सनातन की, वो इसको नहीं मानते। आप दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत ही उम्दा प्रश्न पूछा है आपने, और हम बताना चाहते हैं कि आपने पहले पक्ष में कहा अपने प्रश्न के कि चुनाव आते ही नहीं। देखिए, हमारे लिए हमारा चुनाव के समय कोई जनेऊ तो नहीं निकलता है। चुनाव के समय हम मंदिर की परिक्रमा तो नहीं करते हैं, लोग तो सालों भर करने वाले हैं। हम बिहार से संबंधित हैं, अभी दशहरा निकला, दिवाली है, छठ आएगी, छठ लोक आस्था का महापर्व है। तो ये सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है। कुछ लोग इसको पॉलिटिकल निश्चित रूप से बनाते हैं, और उसमें कौन बनाता है मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो गंभीर चिंता का विषय है, ये विषय है कि सनातन पे जो आक्रमण हो रहे हैं। आप वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, और ये दुर्भाग्य लगता है मुझे कि उदयनिधि स्टालिन, जो कि खुद एक इंटाइटल्ड डायनास्ट व्यक्ति हैं, उनकी तुलना लोग अंबेडकर से करते हैं। देखिए, सनातन में वर्ण व्यवस्था, इस पे बहुत टिप्पणी लोग करते हैं, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सनातन है तो समावेशिता है, सनातन है तो इंक्लूसिविटी है। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा राम मंदिर का उद्घाटन होने का तय हुआ है। अब आपको भी जानकारी होगी, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में परमानेंटली एक दलित समाज का व्यक्ति ट्रस्ट का मेंबर होगा। कामेश्वर चौपाल जी होंगे। जब शिलान्यास की बात हुई तो पहली ईंट भी उस व्यक्ति ने रखी थी, और वो एकमात्र व्यक्ति रहने वाला है। महाभारत की बात करिए तो किसने लिखा था? वेद व्यास जी किस समाज से आते थे, मैं पूछना चाहता हूँ। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी किस समाज से आए थे? मैं देखिए, तोड़ने के तो अनेकों कारण बन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, खासतौर पे इंडिया अलायंस के कुछ लोग हैं, जिनकी अस्तित्ववादी आधारशिला ही फॉल्ट लाइन है। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, पुरुष, महिला, तमाम तरह की बातों पे वो करेंगे। लेकिन सकारात्मक, संवेदनशील, समावेशिता, सनातन, ये हमारी संस्कृति है, और निश्चित रूप से हमारे लिए पॉलिटिकल विषय नहीं है, कमिटमेंट का विषय है। इस कमिटमेंट के विषय में मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो वर्ण व्यवस्था है, जो सनातन का मूल है, क्या आप उससे सहमत हैं? अरे देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा इसमें कोई विद्वान या ज्ञाता नहीं। सोशल जस्टिस पे आप काम कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं उसी का उत्तर आपको दे रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा कोई विद्वान या इसमें ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी समझ है, ये समझ, और इसको हम लोगों ने पहले भी कई बार कहा है कि बहुत हमारा इतिहास 5000 वर्षों का है, और समय समय पे बहुत सारे औपनिवेशिक शक्तियों का दुष्प्रभाव यहाँ रहा। अब वो आए, अल बरूनी अपनी किताब में लिखते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। फाहीन, ह्यून सेंग ने भी अपनी किताबों में लिखा है कि कोई अनटचेबिलिटी नाम की चीज नहीं थी। अभी शोध का विषय हो सकता है कि अनटचेबिलिटी कब आया। अनटचेबिलिटी अंग्रेजों के समय आया, मुगलों के समय आया, ये पहले भी भ्रांति थी। इस प्रश्न का
स्पष्ट उत्तर मैं दे पाऊं। मैं अपने आप को इतना विद्वान नहीं मानता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहने को तैयार हूं कि समाज में आज गैर बराबरी है, समाज में आज असमानता है, समाज में आज ऊंच नीच का भाव है। और यही कारण है कि ओबीसी वर्ग से आने वाले, सामान्य परिवार में पैदा होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी विपक्ष के द्वारा क्या क्या नहीं बोला गया है। उन शब्दों का मैं यहाँ उपयोग नहीं कर सकता हूं, मेरे को संस्कार नहीं है। क्या क्या आप नीच आदमी, तमाम चाय बेचिए आप आकर के। ये छोड़िए, आप देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठी है, क्या नहीं बोला गया उनको। राष्ट्र, मैं उस शब्दों का मेरे संस्कार नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूं, मैं नहीं बखान कर सकता हूं। तो ये एक सामंती मानसिकता का परिचायक है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में वो सामंतवाद आज भी जीवित है। इस सोच को ठीक करना है। आपके साथ जो दिल्ली में हुआ था, एक कॉलेज के इनविटेशन के बावजूद आपको एंड टाइम पे इनविटेशन कैंसिल कर दिया गया। उस दिन आप अंबेडकर जी के बारे में बात करने वाले थे, और उसके पहले भी जेएनयू से जुड़ी कुछ घटनाएं आती रहती हैं। आप खुद एक स्कॉलर है, पढ़ाते भी हैं, आप कैसे देखते हैं कॉलेज कैंपस का जो एनवायरनमेंट है? नहीं, देखिए, आपने वो उदाहरण दिया है और निश्चित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित कॉलेज ने मुझे इनवाइट करके कैंसिल किया। कैंसिल ऑडियंस को हम बता भी देते हैं, लेडी श्रीराम कॉलेज का जी हाँ। और बहुत ही नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम था। वहाँ के SC/ST छात्राओं का समूह है, उन्होंने मुझे बुलाया था। अंबेडकर बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन की, बाबा साहेब के बहुआयामी व्यक्तित्व के क्या क्या पक्ष, तो उस पर बातचीत करनी थी। लेकिन कुछ कम्युनिस्ट पार्टी और आइसा के लोगों ने विरोध किया। लोकतंत्र की नींव संवाद पे रखी गई है। बाबा साहेब अंबेडकर हों, जितने भी हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने कहा कि भाई विवाद नहीं, संवाद चाहिए। समाधान जो है वो संवाद से ही निकलेगा, चर्चा से निकलेगा, विमर्श से निकलेगा। लेकिन आप संवाद के सारे दरवाजे बंद कर देंगे, ये लोकतांत्रिक परंपराओं का परिचय नहीं होता है। आपको डायलॉग का स्पेस, डिसेंट का स्पेस हमेशा देना होगा। आपने मुझे बुलाया होता, आपने मुझे चुनौती दी होती कि आप गुरु प्रकाश जी ये तथ्य गलत दे रहे हो, ये लॉजिक गलत दे रहे हो, ये फुटनोट गलत दे रहे हो, ये एविडेंस गलत दे रहे हो, और आपने मुझे काउंटर किया होता, तो दैट वुड हैव सेट एन एग्जाम्पल फॉर अ वेरी हेल्दी डिबेट। बट ऐसा हुआ नहीं, पुरानी बात है। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि भाई ऐसी जो भी शक्तियां हैं विश्वविद्यालयों में, संस्थानों में, आप सुनने का प्रयास करिए। सुनेंगे तो अच्छा रहेगा लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए। एक और सवाल है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की बहुत घटनाएं हुई हैं। क्योंकि चुनाव सर पर है तो सवाल आपसे लेना जरूरी है। सागर में एक दलित को पकड़ के मारा गया, बहुत बेरहमी से उसको पीटा गया। इंदौर में पेड़ से बांधकर पीटा गया, वीडियो बड़ा वायरल हुआ। सागर में एक दलित महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया भी गया। इसके अलावा मैं आपके सामने एक डेटा रख रहा हूँ राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का। 2021 में दलित अपराध में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा अपराध करने वाला राज्य है। 2020 में भी मध्य प्रदेश ही था। 19 में राजस्थान फर्स्ट था, MP तब भी सेकंड था। इंडिया में 51,000 घटनाएं दर्ज हुई हैं दलितों पर अत्याचार की, जिसमें 7,000 से ज्यादा घटनाएं सिर्फ मध्य प्रदेश में हैं। बीजेपी की सरकार है, तीसरा चौथा टेन्योर है शिवराज सिंह चौहान जी का, सिर्फ 1 साल बीच में कमलनाथ जी रहे। लगातार भाजपा की सरकार बनी हुई है, फिर भी ये स्थिति है। आपका टेक? नहीं, मैं आभारी हूं कि आपने ये विचार और ये विषय यहाँ पे रखा है। देखिए, जैसा कि मैंने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में कहा, गैर बराबरी है, असमानता है। अगर आज भी किसी दलित समाज के युवक को घोड़ी पे बैठने के बाद हेलमेट पहनना पड़ता है कि वो पत्थरों से बच पाए, ये हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथरस में घटना होती है, हाथरस में पॉलिटिकल टूरिज्म, राजनीतिक पर्यटन करने राहुल जी और प्रियंका जी जाते हैं। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं जाते हैं? मणिपुर में क्यों नहीं जाते हैं? राजस्थान में 9 वर्ष के बालक की संस्थागत हत्या कर दी जाती है, वो दलित समाज का था। उसने साहस किया कि कॉमन पॉट से पानी पिए। क्या गलती थी उसकी? बिहार में पिछले महीने की बात है, एक दलित समाज की महिला को निर्वस्त्र करके, मैं बोल नहीं सकता हूं कि उनके साथ क्या क्या किया गया। हर दलित, जो मेरे प्रदेश शासित, जो मेरे पार्टी के द्वारा जहां शासन है, वहां पे अगर दुर्घटनाएं हो रही है, मैं वहां कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन विपक्ष के द्वारा जो शासित प्रदेश में, वहां बोलूंगा। ये जो सेलेक्टिविटी है दलित विषयों पे, बैकवर्ड के विषयों पे, ट्राइबल्स के विषयों पे, इस सेलेक्टिविटी से बाहर आना चाहिए। और संपूर्ण पॉलिटिकल क्लास से मैं आग्रह करना चाहता हूं,
हर पॉलिटिकल क्लास के, हर सोशल लीडर्स के साथ, सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ हम सबको साथ आना चाहिए और संवाद करना चाहिए कि ये गंभीर चिंतन का विषय है। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, पूरे पॉलिटिकल क्लास के लिए हम आए, बात करें, कंस्ट्रक्टिव तरीके से सॉल्यूशन ओरिएंटेड, समाधान केंद्रित विमर्श खड़ा करें। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, देश इससे नहीं बनने वाला। देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। योगदान, चर्चा, संवाद, कंसेंसस, डायलॉग, डिबेट, हमारी डेमोक्रेसी की नींव इन आधारों पर रखी गई है। सेलेक्टिविटी से बचें और सबके लिए समान भाव रखें तो ठीक रहेगा। मध्य प्रदेश अग्रणी है दलितों पर अत्याचार के मामले में, ये सवाल है मेरा। आपने जो बात कही मैं बिल्कुल, वो भी जाएगी पूरी, इसका उत्तर चाहिए आपसे। देखिए, उसके देखने के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं जी। जैसे मैंने कहा कि समस्या है, इस समस्या को मैं अस्वीकार नहीं कर रहा हूं। अब इसका दूसरा दृष्टिकोण ये हो सकता है कि यहाँ का दलित समाज बहुत प्रभावशाली है कि वो एफआईआर कर रहा है। हमारे बिहार में तो एफआईआर होता ही नहीं है। हमारे बिहार में किसी महिला के अगेंस्ट ऐसा अत्याचार, ऐसा अपराध हो जाए, वो हिम्मत नहीं कर पाती है क्योंकि वहाँ वातावरण नहीं है, वहाँ अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। लेकिन मध्य प्रदेश में आप एनसीआरबी के हिसाब से देखिए, यहाँ डकैती नहीं है तुलनात्मक दृष्टि से, हत्याएं नहीं है तुलनात्मक दृष्टि से, किडनैपिंग नहीं है तुलनात्मक दृष्टि से। तो ये जो सामाजिक कैंसर है जातिवाद का, अगर ये उभर के सामने आ रहा है तो इसका दूसरा पक्ष में ये देखता हूं कि दलित समाज, पिछड़ा समाज इतना सशक्त है कि अपने आवाज को बुलंद करता है और शासन, प्रशासन, सरकार और महकमे पे पूरा विश्वास है। कुछ भी ऐसा होता है पूरी प्रायोरिटी के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, नजीर पेश की जाए और ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कोई दूसरा हिम्मत नहीं करे कि दलितों पे हम अकारण आक्रमण करें। तो आपका ये कहना है कि नजीर पेश की जाए। इसी के साथ मैं आपसे अंतिम सवाल पुटअप कर रहा हूँ कि प्रवासी भारतीयों के साथ आपके विगत 1-2 वर्ष में मैं कुछ सेशंस देख रहा हूँ, आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ आपका वाद संवाद हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियंस रहते हैं, अमेरिका में आपका वाद संवाद हुआ, उनको आप एडुकेट कर रहे हैं दलित इतिहास को लेकर और सोशल जस्टिस को लेकर। तो ये प्रवासियों के साथ ये वाद संवाद ये कैसे शुरू हुआ? नहीं, देखिए, ये कोई योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है ऐसा नहीं है। जैसे मैं यहाँ आया, आपसे मिला, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, अच्छा लगता है लोगों से मिलना, जीवन पर्यंत संबंध बनाना, मित्रता करना। तो बातचीत संवाद के माध्यम से ऐसा हुआ। उन लोगों की इच्छा थी कि भाई एक जो पुस्तक आई है हमारी, उस पुस्तक पे विमर्श हो। वो पुस्तक के केंद्र में है कि भाई दलित समाज के जो महापुरुष, महानायक, महानायिकाएं हैं, उनको इतिहास में उचित सम्मान नहीं मिला। अब मध्य प्रदेश की बात करिए, झलकारी बाई जी के, हम क्या उनको याद करते हैं या हम लोग उनको उनकी पुण्यतिथि और जन्मतिथि पे ही रोक के रखते हैं? दलित समाज से आती थी, इतना बड़ा उनका योगदान था, उनको स्मरण क्यों नहीं करना चाहिए? आज की पीढ़ी को क्यों नहीं बताना चाहिए? और मध्य प्रदेश तो विशेष तौर पे इसलिए भी, मैं आपके पिछले प्रश्न पे वापस लौटूंगा कि आखिर यहाँ दलित समाज सशक्त क्यों है। आप देखिए, आज के तारीख में भी केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री मध्य प्रदेश के हैं, वीरेंद्र कुमार जी। अटल जी की सरकार थी, केंद्र सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री सत्यनारायण जाटिया जी। हावर चंद गहलोत जी हमारे पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव रहे, संसदीय बोर्ड के सदस्य रहे। तो दलितों को उचित सम्मान किसी संगठन में मिला है, ओबीसी को उचित सम्मान कहीं मिला है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ओबीसी 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 करती हैं। मध्य प्रदेश में मैं चुनौती के साथ कहता हूं आपको, कांग्रेस ने एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया हो तो आप मुझे बताइए। बीजेपी को मौका मिला तो शिवराज सिंह चौहान जी हो, बाबूलाल गौड़ जी हो, उमा भारती जी हो, लगातार, और बाहर भी विनय कटियार जी हो, कल्याण सिंह जी हो, बिहार में सुशील मोदी जी हो, तमाम ऐसे नाम है कि आपको नेतृत्व खड़ा करना होता है। आप सिर्फ वोट बैंक के रूप में उपयोग करेंगे, अब ऐसा नहीं चलने वाला है। तो नेतृत्व खड़ा करना होता है। तो डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी, आपने हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी, और इनसे हमने बात करी तमाम मुद्दों पर। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपसे एक नई शख्सियत के साथ। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज, नो फेवर नो फियर। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.